हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है 167 तक क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसको हम देखेंगे, पॉलिटी से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। किसके अंतर्गत? जम्मू कश्मीर राज्य संविधान में 6 संशोधन के द्वारा। जम्मू कश्मीर की कार्यपालिका प्रधान को सदर रियासत कहा जाता था। वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था। इस भिन्नता को जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन का 6वां संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा 1967 में हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम हो गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं, वे कौन से हैं? आर्टिकल 1 और 370। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 700 जो है 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। कारण क्या है? यह जो है विशेष स्थिति उसे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर ने राज्य के अग्रभाग पर आक्रमण कर दिया, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के भाग को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार के आवश्यकता अनुसार संविधान में अनुच्छेद 370 सम्मिलित किया गया, जिससे स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्य उपबंध केवल अस्थायी और स्थायी है। यह 17 नवंबर 1952 में संचालित हुआ। जम्मू कश्मीर संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 को प्रभाव में आया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का समापन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों के लिए किसी विशेष उपबंध प्रावधानित था? असम को। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कौन सा है? गोवा। अनुच्छेद जो है 44 के अनुसार राज्य सारे देश के लिए एक समान दीवानी और फौजदारी कानून बनाने का प्रयत्न करेगा। उपयुक्त जो है तथ्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है, किंतु गोवा को छोड़कर सारे भारतवर्ष के राज्यों में एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अल्पसंख्यक जातियों के लिए सांप्रदायिक रीति रिवाजों के अनुसार कानून का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियां और क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो कौन सा? दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यह आपका यूपीपीसीएस जे 2023 में पूछा गया है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास अभिलेख का न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या बताया गया है कि 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसके तहत दोनों न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में अमान के लिए दंड देने की शक्ति समाहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। तो इसके अंतर्गत क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। ये सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये चारों ही पॉइंट सही हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है।
ये न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष तक की आयु के लिए आसीन रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर का दल उसे कहते हैं जिस पर राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 224 अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन करते हैं। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या मुख्य न्यायाधीश अपने निर्वहन में अक्षम हो। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप में नियुक्त कर सकता है, जिनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ जाता है या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो जाता है, जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित या कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से होता है। यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई जाती है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ हो, तो समाज का कोई भी व्यक्ति संघ न्यायालय में उसकी पहुंच विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन कर सकता है। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PM भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण स्वामी अय्यर को है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि यह अनुच्छेद 145 के तहत दिए गए नियमों के अधीन होता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा USA से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बने कानूनों, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि संविधान के वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्या है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया है? भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। इसे प्रारंभिक अपीली एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 124 का 1 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति संसद को है, जिसे वर्तमान में संशोधन करके 2019 तक न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 33 कर दिया गया था। अर्थात मुख्य न्यायाधीश सहित अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 126 के तहत जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में
से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 127 में बताया गया है कि न्यायालय की कार्यवाही के लिए जब न्यायालय में न्यायाधीश की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कौन सा है, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। मैं भारत में संविधान के प्रति विश्वास सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली थी किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली गई थी। संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का प्रारूप 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष उसके द्वारा निर्मित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145 का 3 में यह उपबंध किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अभी केवल 2 बार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर अवशिष्ट हुआ है। प्रथम बार 1950 हैदराबाद, दूसरी बार श्रीनगर 1954। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें संसद विधि के द्वारा विनिश्चित करें। जब तक ऐसा विनिश्चय नहीं किया जाएगा दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिए जाएंगे। 125 अनुच्छेद 125 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघी मौलिक ढांचा घोषित करता है। कौन सा है, 32 है और 227 और 226 इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू कराने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। उपयुक्त तीनों अनुच्छेदों में केशवानंद भारती के वाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, जबकि 245 में संसद के द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। परिसंघ का संविधान विभिन्न सरकारों के बीच न्यायकर्ता के रूप में एक न्यायालय की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 131 के द्वारा एक भूमिका और अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। उसे निम्नलिखित वादों में प्रारंभिक अधिकारिता होती है जो कि किसी अन्य न्यायालय को नहीं होती है। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद में विधि या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्वलित होना चाहिए जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कौन सा है, अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर क्या करना, 132 को पढ़ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा, आदेश जारी करने की अनंत शक्ति नहीं होती है।
सर्वोच्च न्यायालय के पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के अनुच्छेद 32 के तहत आदेश जारी करने की प्रदत्त शक्ति अनंत नहीं है। इस तरह की शक्ति 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार प्रयुक्त होता है। वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। यह मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 132 134 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। संविधान ने हमारे उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा उसे निर्देशित किया किसी तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर सलाह के रूप में राय देने की शक्ति दी है, अनुच्छेद 143 के तहत। अतः स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारता 3 प्रकार की है: प्रारंभिक, अपीली और सलाहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो है बहुत बार पूछा गया है 1997, 2007, 14, 16 और 2020 में, तो और भी अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसमें? केशवानंद भारती बनाम 1973 में। न्यायिक व्याख्या भारत के संविधान की मूल ढांचा संरचना का स्रोत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्तियों का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका अर्थ है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होगा। इस पर किसी न्यायालय के द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका तात्पर्य है ऐसे न्यायालय के निर्णय कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं। इन निर्णयों को संजोए रखा जाता है ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के को यह शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, लाभ का पद परिभाषित करता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लाभ के पद का उल्लेख अनुच्छेद 102 क्लॉज 1A में किया हुआ है। लाभ का पद पदावली संविधान में यह प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अर्थ के अंतर्गत न्यायिक निर्णय के द्वारा ही यह समझा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न मामलों में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, जैसा कि रवाना सुबाना बनाम GS कग्गीरप्पा 1954, देवराव बनाम केशव लक्ष्मण 1957 आदि के मामले में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है? तो कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द इसको जो है अनुच्छेद 14 मतलब संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द को जो है अनुच्छेद 14 के साथ मिला के पढ़ना और इसको जो है अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ये सारे जो है सभी को साथ में मिलाकर पढ़ने से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन को हम किस रूप में जानते थे? ये 1976 का है। इसे हम जो है मिनी लघु संविधान के रूप में जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी शब्द हमारे गणतंत्र में विशेषता दर्शाने के लिए प्रस्तावना में समाहित किया गया। और क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारी जो है प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक अनुच्छेद नागरिकों को समानता का अधिकार देने की बात करते हैं। इन सारी बातों ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमन करने हेतु सक्षम किया है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? न्यायिक पहल के द्वारा की गई है। जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अधिकतम कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत क्या है कि सशरीर जो है व्यक्ति को हाजिर किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने क्या बात करी थी? हमने जो है 5 प्रकार की रिट की बात करी थी कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जो है जा सकता है। और
कौन सी जो है कितने प्रकार के रिट को माध्यम से 5 प्रकार की रिट की बात हमने करी थी। कौन कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रक्षा है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, प्रतिषेध है। तो ये 5 प्रकार की रिटों के माध्यम से जो है कर सकता है। प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 इस संबंध में उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में किस रिट के द्वारा जो है किस रिट को जारी कर सकता है? कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। इस लेख के द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान पर नियत समय पर उपस्थित करें। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा। यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया जाता है तो वह उसे शीघ्र आदेश जारी करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो कौन सी है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही लंबित होने की दिशा में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा कार्यपालिका से यह कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। उस रिट को क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैडमस, मतलब परमादेश। हम आदेश देते हैं। परमादेश रिट किसी सार्वजनिक अथवा अर्ध सार्वजनिक संस्था के लिए जारी की जाती है। ये आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं होता है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? तो कौन सा है? अधिकार प्रक्षा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी पद पर बना हुआ है जबकि वह उस पद के काबिल नहीं है, फिर भी जो है वो झूठी इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी जो है वो कोई भी ऐसा लोक पद धारण किए हुए है जिसके लिए वह जिसको धारण करने का उस व्यक्ति का कोई वास्तविक जो है अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है उस पद को धारण किए हुए है, तो उससे यह पूछा जाता है कि आप जो है आपके पास जो है क्या अधिकार है कि आप इस पद पर बने हुए हो। तो इसको हमने क्या देखा है? अधिकार पक्षा के अंतर्गत रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से किसी सार्वजनिक पद या विशेष पद पर कार्य कर रहा है, जो पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद का कार्य करने से रोका जा सकता है। इसमें यह आवश्यक है कि वह पद सार्वजनिक हो, विधि या संशोधन द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि किसी प्रसाद पर्यंत हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं किया जाता है। कौन सा है? परमादेश। परमादेश रिट के तहत नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। परमादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति या उस समय भी जो है परमादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य जो उसको सौंपे गए हैं उसका निर्वहन नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो कौन सा? प्रतिषेध। इसी मामले में कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कौन सा है? भारतीय संविधान की धारा 348 के अंतर्गत भारतीय संविधान की धारा 348 एक का में यह उपबंध किया गया है कि जब तक संसद विधि के द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। नेक्स्ट क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा की जा सकती है। 124 के अंतर्गत संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों का विनियमन करने की, विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन न्यायाधीशों की शक्ति सीमित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान की व्याख्या से संबंधित
सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 131 के अंतर्निहित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण है कि भारतीय संविधान उधार से भरा हुआ थैला है। तो इसके अंतर्गत क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यापित कर दिया जिसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह कौन सा है? आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के समस्त कल्पनीय मानवाधिकार को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, कथन है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के नागरिकों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय भी अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत जहां सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की अधिकारता रखता है, वहीं उच्च न्यायालय 226 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि संविधान में क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में न्यायिक निर्णयों के कारण हुई है। कारण है कि भारत में न्यायिक निर्णयों की संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा तथा व्याख्या की है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो कौन सा है? आर्टिकल 141। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियां हैं, अर्थात संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय वह साधन है जिसके माध्यम से वह ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था आज क्लास का। नेक्स्ट हम उच्च न्यायालय के गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों को हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं, आप उनको भी देखिए। और हमने अभी तक जो 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग उसको भी देखिए। पॉलिटी से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ये भी आपका जो है 2 से 3 क्लास में आपका ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।